हेलो फ्रेंड, दिस इज एनसीईआरटी साइंस वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की बुक का सेकेंड लेसन। इसके पहले वाले वीडियो में हम सेकेंड लेसन का कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में सेकेंड लेसन का जितना भी पार्ट रह गया वो सारा डिस्कस करेंगे। तो हम पहले वाले वीडियो में आमाशय तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्षुद्रांत के बारे में। और इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। तो क्या बताया जा रहा है क्षुद्रांत के बारे में? क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो आपको क्षुद्रांत के बारे में कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है? तो आपको ये याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया यकृत के बारे में। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। तो यकृत क्या है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर मीन्स होता है पेट में दाहिनी ओर स्थित होती है। क्या हमारा यकृत होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। तो यकृत के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्ताशय से निकलता है। और पित्ताशय कहाँ होता है? तो यकृत में पाया जाता है। क्या? पित्ताशय एक थैली होती है जिससे क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि पित्त रस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वसा किससे प्राप्त होती है, यानी कि वसा में क्या क्या आ जाएंगे? तो तेल, घी, ये सब किस में आ जाएंगे? वसा में। तो पित्त रस क्या होता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो अग्नाशयिक क्या करता है? अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है। तो जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस कई एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में पूर्ण पाचन कहाँ होता है, किस जगह होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो जहाँ पर आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन किस में होता है? सरल शर्करा यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो वसा का किस में परिवर्तन होता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रोटीन का परिवर्तन किस में होता है? एमिनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। तो आमाशय की खोज कैसे हुई इसमें ये बताया जा रहा है। तो क्या हो गया? आमाशय में एक छिद्र हो गया जिसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। तो आप देख सकते हैं चित्र में भी दिखाया गया है कि ये क्या है? आमाशय का छिद्र है। पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आमाशय की खोज इस प्रकार से हुई। एक रोचक दुर्घटना थी जिस कारण से आमाशय की खोज हुई। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, क्षुद्र आंत में अवशोषण। तो छोटी आंत में जो भी हमारा भोजन होता है उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है, अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है, छोटी आंत में किस प्रकार से अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्र आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तो छोटी आंत की जो भित्ति होती है उस पर क्या होती है, अंगुली के समान संरचना उभरी होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर अथवा दीर्घरोम कहाँ पर होते हैं भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर होते हैं, छोटी आंत में। और ये क्या होती है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, दीर्घरोम या रसांकुर की, तो उंगली के समान होती है। और ये क्या करती हैं, ये भोजन का अवशोषण करते हैं, दीर्घांकुर या रसांकुर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो दीर्घरोम क्या करते हैं, छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन होता है उसके अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक दीर्घरोम में क्षुद्र सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो प्रत्येक दीर्घरोम में क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दीर्घरोम से क्या होता है, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो हमारे भोजन का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत में जो दीर्घरोम होते हैं वो करते हैं। फिर दीर्घरोमों से क्या होता है, हमारा जो भी अवशोषण किया है दीर्घरोमों ने वो किस में चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, जिनका उपयोग किसमें होता है, जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन किसमें होता है, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है बृहद आंत में भेज दिया जाता है। तो जो भी बिना पचा हुआ भोजन होता है, वैसे तो सारा भोजन कहाँ हो जाता है, क्षुद्र आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है और उसके जो भी उससे पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं दीर्घरोमों द्वारा, फिर रुधिर वाहिकाओं में भेज दिए जाते हैं। रुधिर वाहिकाओं से पूरे शरीर में चले जाते हैं जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो भी पोषक तत्व हमारे भोजन में होते हैं। फिर जो पचा हुआ यानी कि बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है वो कहाँ चला जाता है, बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत में पहुँच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया, नेक्स्ट बताया जा रहा है बृहद आंत के बारे में। बृहद आंत मतलब बड़ी आंत के बारे में। तो देखते हैं बड़ी आंत के बारे में क्या बताया जा रहा है। बृहद आंत क्षुद्र आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। तो क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है और कितनी लंबी होती है, तो 7.5 मीटर। और बड़ी आंत क्या होती है, बृहद आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो बृहद आंत का क्या कार्य है और बड़ी आंत में क्या होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्षुद्रांत, बृहदांत, आमाशय, अग्नाशय, इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। अब पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खा ना रहे हों। तो आपने देखा होगा जब भी जो घास खाने वाले जानवर होते हैं शाकाहारी, वो उस समय भी अपना मुंह चलाते रहते हैं, जब वो कुछ नहीं खाते हैं तब भी उनका मुंह क्या होता है, चलता रहता है। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने आमाशय में भंडारित कर लेते हैं। फिर बाद में आपने देखा होगा कि गाय या भैंस घास नहीं खाती फिर भी उसका मुंह चलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है।
तो जहाँ पर ये भंडारित किया जाता है भोजन आमाशय में, वो भाग क्या कहलाता है? तो रूमेन अथवा क्या कहलाता है? प्रथम आमाशय कहलाता है। तो आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। आमाशय कहलाता है। रूमेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले चित्र में, गाय का इसी को देख लेते हैं चित्र में कि रूमेंट क्या है और प्रथम आमाशय क्या है। तो आप देख सकते हैं क्षुद्रांत है, ये रूमेन है, और ये क्या है? ग्रासिका है। जैसे मनुष्यों में ग्रास नली होती है उसी प्रकार से जानवरों में भी एक क्या है? आमाशय है। एक क्या है? अंधनाल है, और एक क्या है? बृहदांत है। तो आई होप आप देख चुके होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब पढ़ते हैं इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो क्या कहलाता है? यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? जब जानवर क्या करता है? अपने भोजन को वो पहले तो क्या करता है? जल्दी जल्दी भोजन को खा लेता है और कहाँ? आमाशय में इकट्ठा कर लेता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिस भाग में वो अपनी घास को इकट्ठा करता है रूमेन कहा जाता है या प्रथम आमाशय। फिर वो क्या करता है? उसको अपने मतलब जो उसने जल्दी जल्दी खाया है या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है, फिर उसको दोबारा से अपने मुंह में लाता है और क्या करता रहता है? चबाता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसको यानी कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो रोमंथन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इसके पहले इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या बताया गया है दस्त के बारे में। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व भी रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो इस बॉक्स में से आपको अगर लगता है तो क्या याद रखने लायक क्या है? तो आपको ORS के बारे में याद रखना है कि इसमें 1 चुटकी नमक और चीनी गर्म पानी को ठंडा करके मिला देते हैं और ORS घोल तैयार हो जाता है, जिसको ORS घोल को कब पिलाया जाता है? तो जब व्यक्ति को दस्त होते हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इधर तक पढ़ चुके थे रोमंथन तक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उनको क्या कहते हैं? रोमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ये आपको अब इसमें से याद क्या रखना है? तो आपको याद रखना है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन से सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो किसी रूमेंट यानी कि जो जानवर होते हैं, जो यानी कि जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, अथवा रोमंथी पशु होते हैं जैसे हिरन हो गया या गाय हो गई, कोई भी हो गया आदि में क्या पाए जाते हैं कि रूमेन में जहाँ पर मतलब इकट्ठा होता है, जो जल्दी जल्दी खा लेती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी खा के जो घास को वो आमाशय में इकट्ठा करती है उस भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। तो उस रूमेन में क्या पाए जाते हैं? सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का पाचन कौन से जानवर कर सकते हैं? तो वो जानवर कर सकते हैं जिनके रूमेन यानी कि आमाशय में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और घास में क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है। और सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? पहेली। पहेली क्या जानना चाहती है? तो पहेली जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं। तो पहेली ये जानना चाहती है कि जब वो भोजन करते हैं यानी कि घास जब चारा खाती है, गाय जब चारा खाती है या घास खाती है, तभी वो इसको क्यों नहीं चबा पाती है। ये क्या पहेली जानना चाहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बूझो। अब बूझो क्या जानना चाहता है? तो बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। तो बूझो के माइंड में ये आ रहा है कि
जिस प्रकार से जानवर सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं उस प्रकार से मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा कि मनुष्य के उसमें आमाशय में सेलुलोज को पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते, इसलिए मनुष्य उसका पाचन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहद आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो जो घोड़ा, हिरन या खरगोश आदि जानवर होते हैं उनके क्षुद्रांत और बड़ी आंत के बीच में क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, अंधनाल। और उसमें क्या होता है, भोजन में के सेलुलोज का पाचन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस अंधनाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। कितना याद रखना है, तो क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अब उनके बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, ना तो उनमें मुख होता है ना ही क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। तो उन जानवरों की या उन जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अमीबा है। तो आपको इसमें से पैसे पूरा एनसीईआरटी का डिक्टो याद नहीं रखना है, आपको जो मैं बताऊंगी आपको सिर्फ वही याद रखना है, वही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखते हैं अमीबा के बारे में क्या है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो क्या बताया जा रहा है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अमीबा कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव है और ये कहाँ पाया जाता है, जलाशय में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें कि अमीबा कहाँ पाया जाता है, आपको अमीबा के बारे में याद रखना है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा आपकी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। चित्र 2.10 में आप देख सकते हैं। तो ये पहले आप अमीबा का चित्र देख सकते हैं। ये क्या है, केंद्रक है, पादाप है, खाद्य कर्णिका है जहाँ से वो क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण कर रहा है। खाद्य धानियाँ देख सकते हैं आप, बहिर्प्रेक्षित अवशिष्ट देख सकते हैं। तो देखते हैं तो आप देख चुके हैं चित्र 2.10 में अमीबा को। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीबा के बारे में कि अमीबा अपनी निरंतर आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता है जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो आपको इसमें से अब क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि अमीबा अपना भोजन किन से पकड़ता है या ग्रहण करता है, तो जो उसके पादाप यानी कि कृत्रिम पाँव होते हैं उनसे ही वो भोजन को पकड़ता है और क्या करता है, गति करता है, यानी कि मूवमेंट भी उन्हीं से होता है जो कृत्रिम पाँव के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अमीबा का चित्र है और आप सभी देख ही चुके हैं कि ये क्या है, केंद्रक, पादाप, इन सब के बारे में अभी बताया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है अमीबा के बारे में, तो आपको ये याद रखना है कि खाद्यदानी से ही क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है अमीबा की। एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उनको क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिनमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे।
तो ये हमारा सेकंड लेसन पूरा समाप्त हो गया, एंड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो ये प्रमुख शब्द थे जो इस लेसन में आए थे, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट था, तो आपने क्या सीखा देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है जंतु पोषण में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या बताया जा रहा है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। तो जंतु पोषण में क्या क्या सम्मिलित है, तो जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन का अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सब सम्मिलित है जंतु पोषण के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें क्या क्या है, तो आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां मिलकर क्या करती हैं, मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा बॉक्स इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी बताया जा रहा है क्या है, इसमें मुख गुहिका, तो जो आहार नाल होता है या हमारा पाचन तंत्र होता है उसका निर्माण किन किन से मिलकर होता है। तो सबसे पहले क्या है, मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो पाचक रस का स्रावित करने वाली अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उस सबका क्या है, एक कंक्लूजन है। तो पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, आमाशय की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका ये सार है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं। तो भिन्न भिन्न जीवों में वो हम पढ़ ही चुके हैं कि भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। तो पोषण के क्रम में क्या क्या सम्मिलित है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन, ये सभी किसमें शामिल हैं, तो पोषण में शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। मड यानी कि शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त प्रथा अग्नाशय से, अग्नाशय यानी कि यकृत से क्या निकलता था, पित्तरस। पित्तरस कहाँ से, यकृत में पाई जाती है पित्ताशय थैली, वहाँ से क्या निकलता है, पित्तरस। तो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत वृत्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। तो ये कई अक्षरों में पूछा भी गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जल एवं कुछ लवण बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत में किसका पाचन होता है या किसका अवशोषण होता है, तो जल एवं लवणों का। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो भी अभी तक लेसन में पढ़ा उसका ये क्या है, कंक्लूजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, तो गाय एवं भैंस, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। तो गाय, भैंस या जो भी घास खाने वाले जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं, रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो जानवर घास खाते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास को खा लेते हैं, अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं। तो तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। रूमेन किसका, आमाशय का ही एक भाग है जो जानवरों के आमाशय के 4 पार्ट में बटा हुआ है। कि आमाशय किसका, घास खाने वाले जानवरों का। ये अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, इसमें भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते रहते हैं। यही क्या होता है, जुगाली करना होता है। नेक्स्ट क्या है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इनका पाचन खाद्य धानी में होता है। तो इस लेसन के जितना भी कंक्लूजन जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा हम सार रूप में इधर पढ़ चुके हैं इन 2 बॉक्सों में। अब अगर आप चाहें तो ये क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर ये कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से आप कितना आपको समझ में आया, आप कितना इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।